वेलकम यू ऑल सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2 सीरीज़ में, जिसमें हम कवर करेंगे सारा थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसमें ज़्यादातर पार्ट जो कवर किया है वो है हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन के सर्टेन लॉज जो गवर्न करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ये है तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट, लेकिन कभी कभी इससे कुछ एक क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं मेडिकल एग्जामिनेशंस में, और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम क्लास 9-10 में पढ़ते थे कि केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं जहाँ दो एटम कंबाइन करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। कौन से लॉज हैं जो उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को गवर्न करते हैं? तो बेसिकली ये 6 लॉज हैं जो मैंने यहाँ पे सम करके लिख दिए हैं। एलैबोरेटेड हम आगे देखेंगे, अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से लॉज हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास, कॉन्स्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, गे-ल्यूसिक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। तो ये 6 लॉज जो हैं वो कवर करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर। वन बाय वन अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन मतलब कंजर्व रहना, सुरक्षित रहना। दिया किसने था? लेवोसियर ने। और एक्सप्लेन किसने किया था? लैंडोल्ट ने। लैंडोल्ट ने इसको वेरीफाई किया था कि हाँ, ये जो बात कही गई है लेवोसियर ने, ये बिल्कुल सही कही गई है। तो बात क्या कही गई है? लेवोसियर ने ये बोला है कि मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारे पास अगर 5 किलो चीनी और 1 लीटर पानी है तो हम कुछ नया बना नहीं सकते, ना उसे ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, इन दोनों को मिलाकर हम कुछ नया प्रोडक्ट ज़रूर बना सकते हैं। मैं अगर बोलूँ आपके पास ए है और बी है और आपने ए बी बना दिया, या ए बी भी नहीं लेते हैं, प्रोडक्ट को हम सी मान लेते हैं। आपके पास ए और बी 2 रिएक्टेंट थे और आपने सी बना दिया, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि मैं अगर बोलूँ आपने ए डिस्ट्रॉय कर दिया, या आपने बी को डिस्ट्रॉय कर दिया, या आपने सी क्रिएट कर दिया कहीं से? कुछ भी नहीं हुआ। ना आपने सी को कहीं से क्रिएट किया है, ना ही आपने ए और बी को डिस्ट्रॉय किया है। आपने क्या किया है? ए और बी को मिला करके सी में कन्वर्ट कर दिया। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे चलें। हाइड्रोजन है आपके पास और ऑक्सीजन है और बन गया वाटर। तो क्या आप ये स्टेटमेंट दे सकते हो कि अरे भाई ये तो हाइड्रोजन ख़त्म ही हो गया? ख़त्म नहीं हुआ है, कन्वर्ट हो गया है वाटर में। ऑक्सीजन ख़त्म नहीं हुई है, वाटर में कन्वर्ट हो गई है। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन? मैटर इज नीदर क्रिएटेड, ना ही कुछ नया बना है, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही कुछ खत्म हुआ है, इन द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दो इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से हाइड्रोजन गैसियस हो सकती है, ऑक्सीजन गैसियस हो सकती है, वाटर लिक्विड हो सकता है, लो टेम्परेचर पे जाएंगे सॉलिड भी हो सकता है वेपराइज करके आपने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हो। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुई है? वाटर में कन्वर्ट हो गई है, यानी कुछ नया बना नहीं, कुछ पुराना डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यही क्या है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 10 ग्राम हाइड्रोजन लेके चले थे, 10 ग्राम ऑक्सीजन लेके चले थे, 20 ग्राम पानी बन गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वेरियस एग्जामिनेशंस में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14.7 ग्राम ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड। अब KClO3 है, कितना है KClO3? 14.7 ग्राम। इसको हीट कर दिया, प्रोड्यूसेस 5.7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड रेस्ट इज रेजिड्यू KCl। कितना है ऑक्सीजन? 5.7। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? कैलकुलेट द मास ऑफ KCl इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू फॉर द अबव। मतलब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो किसकी टेरिटरी में रह के करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? इतना लेके चले थे, इतना घट गया। सिंपल सब्सट्रैक्शन बेसिक क्लासेस में जो हम करते थे, 14.7 था, 5.7 हमने दिखा दिया है, रिमेनिंग कितना है? कितना KCl बना है? 9.0 ग्राम ऑफ KCl। कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा साइंस नहीं है, सिंपल सब्सट्रैक्शन है, सिंपल एडिशन है। कितना लेके चले थे? उसमें से आधा 10 रुपये लेके चले थे, 5 की टॉफ़ी ले ली। अब कितने पैसे खर्च करने के लिए बचे हमारे पास? केवल 5 रुपये बचे। सिंपल सा सब्सट्रैक्शन। इसके बाद एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, 16 ग्राम ऑफ CH4। CH4 मतलब मीथेन। कितनी मीथेन है? 16 ग्राम। इट इज़ कम्प्लीटली बर्नड विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मीथेन की बर्निंग हुई है, किसके साथ हुई है? 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ हुई है।
चलिए बर्न कर देते हैं, ये हीट का सिंबल है। एंड गिव्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कभी एल्केन बर्न होगा क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी? 44 ग्राम दी। एंड रेस्ट इज वाटर, और बचा हुआ क्या है? पानी। डिटरमाइन द मास ऑफ वाटर फॉर्म इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू। ये क्वेश्चन भी किसकी टेरिटरी में सॉल्व होना है? कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन आपको खुद ही हिंट कर रहा है कि आपको करना क्या है। टोटल रिएक्टेंट का मास निकाल लेते हैं पहले, तो 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। 80 हुआ ना? 80 ग्राम रिएक्टेंट। अब उसमें से कितना खर्च हो चुका है या कितना हमारे पास है? 44। 80 में से 44 को क्या करेंगे हम? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कितना बचा? 36। तो जो वाटर हमारे पास बना है वो कितना है? 36 ग्राम। सिंपल सिंपल एडिशन, सिंपल सब्सट्रैक्शन। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ AgNO3। अब AgNO3 का मास हमें नहीं पता है, उसको मान लिया हमने m। विल रिएक्ट विद 11.7 ग्राम ऑफ NaCl। NaCl के साथ रिएक्शन होनी है। NaCl कितना है? 11.70 ग्राम। टू प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है? AgCl हो रहा है, और क्या हो रहा है? NaNO3 हो रहा है। AgCl कितना है? 28.70, और NaNO3 कितना है? 17 ग्राम। जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न, केवल क्या है, पिछली बार उधर की दोनों प्रॉपर्टीज नोन थी, इधर अननोन, बस वो वाइस वर्सा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बार प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे। 28.70 में ऐड कर देंगे हम 17 ग्राम। 45.70 ग्राम प्रोडक्ट मिला है, मतलब 45.70 ग्राम रिएक्टेंट भी रहा होगा। रिएक्टेंट की साइड हमें एक प्रॉपर्टी अननोन है, एक प्रॉपर्टी नोन है, टोटल करके कितना? मास के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा सब्सट्रैक्शन। 14.70 में से हम 11.70 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कितना निकल गया AgNO3 का मास? 34 ग्राम। कुछ भी अलग से स्पेसिफिक साइंस नहीं लगनी है। क्वेश्चन अगर आपको लिख के देता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको क्या करना है? इधर का मास निकालना है, इधर का मास निकालना है, दोनों बराबर होने चाहिए। सिंपल एडिशन है, इक्वेशन बनाइए, जो अननोन क्वांटिटी है उसको m मान लीजिए, ऐड कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम कवर करेंगे अपना अगला लॉ, जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन दिया था प्राउस्ट ने। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन से ये भी बन सकती है कि कभी कभी क्या करते हैं, आपको लिस्ट ऑफ लॉज दे देते हैं एक कॉलम में, सेकंड कॉलम में आपको नेम ऑफ साइंटिस्ट दे देते हैं, तो आपको क्या करना होता है? मैच करना होता है। ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, इसलिए हमें थोड़ा सा साइंटिस्ट के नाम का एक आइडिया होना चाहिए बेसिक। अब देखते हैं लॉ क्या है। लॉ हमारा ये बोलता है कि केमिकल कंपाउंड आपके पास कोई है अगर, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स्ड रेशियो। इतने पार्ट का मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर वाटर है, बार बार वाटर का एग्जाम्पल हम इसलिए लेते हैं ताकि हम एक एग्जाम्पल पकड़ के चलें, उससे हम सारी चीज़ें समझें तो हमें समझना थोड़ा सा आसान होगा। अब जैसे वाटर है आपके पास, वाटर में सिंपल रेशियो क्या है? आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब ये वाटर कैसे बना? हाइड्रोजन ऑक्सीजन पकड़ के हमने कंबाइन कर दी, किसी केमिकल रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है, या कैसे भी बने, जब तक ये कंपोजिशन नहीं होगी तब तक उसे हम वाटर नहीं बोलेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास अमोनिया है, 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। अब अमोनिया आप हेबर्स प्रोसेस से डायरेक्ट बनाओ या किसी बाई प्रोडक्ट, किसी रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट हो, या कैसे भी बने, जब तक कंपोजिशन NH3 नहीं होगी तब तक उसे हम अमोनिया नहीं कहेंगे। और अमोनिया कैसे भी बने, उसका कंपोजिशन क्या होगा? हमेशा फिक्स होगा। यही बात बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसका? उन एलिमेंट्स का जो उस कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। तो फिर से देखते हैं स्टेटमेंट, प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स combined together in fixed ratio. Ratio will always be fixed. Whatever its method of preparation may be. वो कैसे भी बने, उनका method of preparation कुछ भी हो, elements का composition और उनका ratio हमेशा क्या होगा? fix होगा। इसमें एक बात अगर ऐड करें हम, तो ये जो उन्होंने स्टडी किया था, इन्होंने सैम्पल ऑफ CuCO3 लिया था, क्यूप्रिक कार्बोनेट,
अब इन्होंने क्या किया, एक सैंपल लिया लैब सिंथेसाइज्ड और एक सैंपल इन्होंने लिया था नेचुरल। तो इन्होंने ये देखा कि कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन, यही 3 एलिमेंट्स हैं, CuCO3, इनका रेशियो हर बार फिक्स है। तो इस सैंपल की स्टडी जब इन्होंने की थी तब इन्होंने ये देखा था कि कैसे भी रिएक्शन हो, डजेंट मैटर, लैब में हो या नेचुरली सिंथेसाइज्ड हो, रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर आपको नाम याद है तो डेफिनेशन आप काफ़ी हद तक क्रैक कर सकते हैं खुद से ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितनी है 2.4 ग्राम, कंबाइंस डायरेक्टली विद 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1.6 ग्राम टू फॉर्म MgO। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, MgO इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, मतलब एक दूसरी रिएक्शन कंपेरिजन में दी हुई है आपको, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ MgCO3। ये है दूसरी रिएक्शन कि MgCO3 का जब थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तब भी क्या बनता है, MgO बनता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ MgCO3 इज 60%। ये कितनी आ रही है MgCO3 से 60% MgO बन रही। मतलब अगर इसे हम 100 ग्राम मान लें तो ये कितने ग्राम बन के तैयार हुआ है, 60 ग्राम, 60%, 100 का 60 ग्राम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, 2.4 प्लस 1.6 ऐड कर दो, 4 का 60% निकालेंगे हम, कितना निकल के आया, 4 ग्राम। रिजल्ट जो होगा हमेशा सिमिलर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल when treated with HNO3 followed by ignition of nitrate gave 2.70 gram of copper oxide. Another experiment, 1.15 gram of copper oxide upon reduction with hydrogen gave 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। अब इसमें हमें इलिस्ट्रेट करना है कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है या नहीं है। कैसे करेंगे, कितना प्रोडक्ट मिला है, 2.16 डिवाइडेड बाय 2.70। सॉल्व करेंगे जब इसे तो ये लगभग आएगा आपका 80%। सिमिलरली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा लगभग आपका 80%। तो आप कैसे भी करेंगे आपका कंपोजिशन कितना आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, साथ में केमिकल कॉम्बिनेशन का एक लॉ दिया था। कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पीछे हमने क्या देखा, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि अगर कोई भी एलिमेंट बनेगा, कैसे भी बनेगा, उसमें कंपोजिशन हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। अब दूसरी बार हम क्या बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। इसमें क्या बोला है, इफ़ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन, 2 एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, मतलब A और B कंबाइन होके C भी बना सकते हैं, D भी बना सकते हैं, हो सकता है E भी बना दें, ठीक है। देन मास ऑफ 1 एलिमेंट, यानी ये Ma, दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, मतलब अगर हम B को फिक्स रखें, B फिक्स है, वो हर बार कितना है, m ग्राम ही है, B हर बार है m ग्राम। तो क्या होगा, मास ऑफ 1 एलिमेंट, अगर B फिक्स है तो A एक बार m1 हो सकता है,
एक बार M2 हो सकता है, एक बार M3 हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर B हम हर बार 10 ग्राम ले लें तो हो सकता है कि अगर हम उसको 2 ग्राम A के साथ रिएक्ट करें तो वो C बनाए, 4 ग्राम A के साथ रिएक्ट करा दें तो वो D बना दे, या 6 ग्राम A के साथ रिएक्ट करा दें तो वो E बना दे। मतलब एक का कंपोजिशन अगर फिक्स है और एक दूसरे कंपोजिशन हम चेंज करते जा रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, चेंज होता जाएगा। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इस बात का। आप आटा लगाते हो, अगर आपका पानी सही है, आटा भी सही है, एक चीज़ हम कांस्टेंट रखेंगे वो है हमारा आटा। आटे की क्वांटिटी हमने क्या रखी, फिक्स, 2 कटोरी 3 कटोरी जो भी। पानी अगर उसमें हमने बराबर प्रोपोर्शन में डाला तो सही आटा बन के तैयार होगा। पानी अगर हमने उसमें और बढ़ा दिया तो क्या होगा, वो हलवा बन के तैयार हो जाएगा। पानी हमने उसमें और बढ़ा दिया तो वो कुछ और ही बन के तैयार हो जाएगा। तो आपने क्या किया है, एक का कंपोजिशन आपने एकदम फिक्स रखा है, दूसरे का कंपोजिशन आप चेंज करते गए हैं। खास बात क्या है कि ये जो A हर बार रिएक्ट कर रहा है अलग अलग प्रोडक्ट्स देने के लिए, कभी C, कभी D, कभी E, ये जो A का प्रोपोर्शन है ये रेशियो ऑफ होल नंबर्स होगा, मतलब 1:2:3। A अगर 1 के प्रोपोर्शन में है तो C दे रहा है, 2 के प्रोपोर्शन में है तो D दे रहा है, और 3 के प्रोपोर्शन में है तो E दे रहा है। यही स्टेटमेंट है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस थ्योरी से? कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। कार्बन 2 ऑक्साइड बना रहा है, CO1, CO2। हम बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे कि कोई CO है कोई CO2 है, ऐसा कुछ भी हम मेंशन नहीं करेंगे। हम जितना क्वेश्चन ने आर्बिट्ररी सिंपल लैंग्वेज दी है उसी में इसको क्रैक करेंगे। विच कंटेन्स 42.9% कार्बन। तो पहले केस में कार्बन कितना है, 42.9%, और दूसरे केस में कार्बन है 27.3%। ठीक है, अब क्या बना है, कार्बन ऑक्साइड, तो मतलब कार्बन है तो ऑक्सीजन भी होगा। कार्बन का कंटेंट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑक्सीजन का कंटेंट हम खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे कितनी ऑक्सीजन है। टोटल कंपोजिशन हमको पता है हमेशा कितनी होती है, 100%। तो अगर हमको पहले केस में ऑक्सीजन निकालनी है तो हम 100 में से 42.9 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। भाई टोटल 100 है तो जितना बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ये बन गई हमारी ऑक्सीजन। ठीक, दूसरी बार क्या है 27.3, तो इस बार हम 100 से क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 27.3 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 72.7। ठीक है, दोनों बार हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के रेशियोज निकल के आ गए हैं। अब देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन। इस केस में 42.9 अपॉन 57.1, दूसरे केस में 27.3 अपॉन 72.7। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये नियरली निकल के आएगा हमारा 0.7, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये नियरली निकल के आएगा हमारा 0.3। अब अगर मैं सिंपल रेशियो की बात करूं, 0.7 और 0.3 में क्या रेशियो है, अगर मैं देखूं 0.7 अपॉन 0.3, तो क्या लगभग इसे आप 2:1 बोल सकते हैं, लगभग। एक्यूरेसी और प्रेसिजन जो हमने पढ़ा था, प्रेसिजन की बात हो रही है, एक्यूरेसी की बात नहीं हो रही है। 2:1, तो ये सिंपल रेशियो है 2:1 का। तो ये क्या प्रूव हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जब 2 के रेशियो में कॉम्बिनेशन हुआ तो कार्बन ऑक्साइड पहली वाली बनी, जब 1 के रेशियो में कॉम्बिनेशन हुआ तो कार्बन ऑक्साइड दूसरी वाली बनी। आगे चलते हैं। 3 ग्राम कार्बन डायरेक्टली कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम एंड 8 ग्राम, एंड गिव्स CO2। अब कितनी CO2 बनी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हर चीज़ इंटर रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, 3 ग्राम 8 ग्राम, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी, 11 ग्राम। सिंपल। आगे 88 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 24 ग्राम ऑफ कार्बन। इसको भी
इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, इस बार क्या है 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन है। इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, कंपोजिशन सेम। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन की बात ही हटा दो क्योंकि दूसरे केस में ऑक्सीजन का डिस्कशन हुआ नहीं तो हम भी नहीं करते हैं। अब बात करते हैं 3 ग्राम कितने में है, 11 ग्राम में, तो क्या करेंगे 3/11 × 100। दूसरे केस में 24 ग्राम कितने में है, 88 में, 24/88 × 100। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखो, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, क्या निकल के आया 3/11 × 100। तो जो फ्रैक्शन ये है वही फ्रैक्शन ये है, मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या हुआ, प्रूव हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड 3 ग्राम हो, 88 ग्राम हो, 11 ग्राम हो, कुछ भी हो, प्रोपोर्शन क्या होगा वो हर बार फिक्स होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट किसने दिया था, रिचर ने। रिचर वॉज अ साइंटिस्ट, रिचर ने प्रपोज किया था। अब लॉ क्या कहता है, वेट्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट्स का वेट विच सेपरेटली रिएक्ट, WA अलग है और WB अलग है, विद सेम वेट ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, मतलब WA भी W3 ग्राम C से रिएक्ट कर रहा है और WB भी W3 ग्राम ऑफ C से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। आर ऑल्सो रिएक्ट विथ सेम वेट ऑफ अ थर्ड एलिमेंट आर ऑल्सो द वेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स विच रिएक्ट विद ईच अदर और इन सिंपल मल्टीपल ऑफ देम। मतलब अगर इसे मैं बोलूँ कि W1 ग्राम A W3 ग्राम C से रिएक्ट करता है, ठीक है। दूसरी बात कि W2 ग्राम ऑफ B अगर हम लेते हैं तो वो भी W3 ग्राम ऑफ C से रिएक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि W1 ग्राम ऑफ A और W2 ग्राम ऑफ B आपस में भी क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। W1 ग्राम A अगर W3 ग्राम C से रिएक्ट करता है, अगर हम बोलें कि 10 ग्राम A जब हम लेते हैं तो वो 15 ग्राम C के साथ रिएक्ट कर जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम बोलें कि भाई अगर हम 16 ग्राम B लेते हैं तो वो भी 15 ग्राम ऑफ C के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो 15 ग्राम C वाली बात तो कॉमन हो गई। तो इसका मतलब क्या निकला कि 10 ग्राम A को अगर हम लेंगे तो वो 16 ग्राम ऑफ B के साथ भी रिएक्ट करेगा। यही स्टेटमेंट क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट लॉ है गेल-यूसेक्स लॉ। नाम के आगे अपॉस्ट्रोफी, इसका मतलब प्रपोज्ड बाय गेल-यूसेक। ये स्पेशली गैसेस के लिए होता है। अब इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, व्हेन गैसेस कंबाइन, दो गैसेस हैं G1 और G2, दोनों गैसेस हैं, ये कंबाइन कर रही हैं। दे डू सो इन वॉल्यूम्स, वॉल्यूम के फॉर्म में, क्योंकि गैस है वॉल्यूम के फॉर्म में कंबाइन करेगी, विच बियर अ सिंपल रेशियो टू ईच अदर। मतलब ये V1 और V2 जो है इनका आपस में क्या होगा, कुछ सिंपल रेशियो होगा, 1:2, 2:3, 3:4, कुछ भी। एंड ऑल्सो टू द प्रोडक्ट फॉर्म्ड प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस। अब क्या बोल रहा है, G1 और G2 ने कंबाइन किया, कोई नई गैस बना दी G डैश। अब V1 ml G1 था, V2 ml G2 था, मतलब V1 ml ऑफ पहली गैस, V2 ml ऑफ दूसरी गैस, और जो गैस बन के तैयार हुई वो है V3। अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को सेम रखें, क्योंकि गैसेस हमारी क्या होती हैं, कंप्रेसिबल भी होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेबल भी होती हैं, तो टेम्परेचर और प्रेशर से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। तो अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें ताकि उनके मॉलिक्यूल्स में वेरिएशन ना आए, ऐसा ना हो कि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आ गए या कम आ गए, तो ये जो V1 और V2 का रेशियो है ये भी सिंपल रेशियो होगा, और इनका रेशियो जो V3 के साथ है वो भी क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। यही बात कही थी गेल-यूसेक्स ने। याद रखने वाली बात ये है कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गए हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब बात आती है एवोगैड्रोज लॉ की। एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे, इनका नाम हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं जब हमने एवोगैड्रो कांस्टेंट पढ़ा था।
कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम एवोगैड्रो नंबर को, क्या कहते थे, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल याद रखना है। एवोगैड्रोज लॉ क्या स्टेटमेंट देता है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर से वही बात, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होने चाहिए, कांस्टेंट या सेम, चेंज नहीं होने चाहिए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब VmL ऑफ हाइड्रोजन, VmL ऑफ ऑक्सीजन, VmL ऑफ नाइट्रोजन, कोई भी गैस, सबका वॉल्यूम क्या है, सेम, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट। ऐसा नहीं इसका टेम्परेचर ज़्यादा इसका टेम्परेचर कम, ऐसा कुछ नहीं, टेम्परेचर भी सेम, प्रेशर भी सेम। उस केस में अगर हम 10-10 ml ले लें सारी गैसेस, तो सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही स्टेटमेंट दिया था एवोगैड्रो ने। ये कवर हो गए हमारे सारे के सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब आगे देखेंगे, हर लॉ की कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास डज नॉट होल्ड गुड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं जहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, गामा ये पार्टिकल्स निकलते हैं, वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड नहीं करता। इसका मतलब क्या है, हो सकता है अल्फ़ा पार्टिकल के आने से उसका मास कुछ इंक्रीज़ हो गया हो, जो हमारा रिएक्टेंट था उसका मास इंक्रीज़ होकर नया प्रोडक्ट बना हो। बीटा पार्टिकल क्या होता है, एमिट करता है, रिड्यूस कर देता है। गामा रेस क्या करती हैं, वो अलग इफेक्ट डालती हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डज नॉट होल्ड गुड। दूसरी बात, डज नॉट होल्ड गुड फॉर नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जहाँ पे हम बोलते हैं रेशियो फिक्स है, वहाँ पे जब नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स होंगे, जैसे FeO रेशियो क्या है 0.950, मतलब होल नंबर के फॉर्म में यहाँ पे कंपोजिशन नहीं है, बल्कि किस फॉर्म में है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, 0.950 के फॉर्म में है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन डू नॉट होल्ड गुड व्हेन सेम कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डिफरेंट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स पढ़ा था हमने, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, जैसे कि हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम। आपके पास एक H2O है और दूसरा आपके पास D2A हो, तो आपने तो एलिमेंट ही चेंज कर दिया ना। एक बार आप हाइड्रोजन लेके चल रहे हो, अगली बार आप D2O ड्यूटीरियम लेके चल रहे हो। ऐसे केस में डेफिनेट प्रोपोर्शन काम नहीं करेगा, मल्टी प्रोपोर्शन भी काम नहीं करेगा और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी काम नहीं करेगा। तो ये 3 लिमिटेशंस है लॉस की, जो आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, असर्शन रीजन के फॉर्म में आपको ये स्टेटमेंट्स मिल सकती हैं क्वेश्चंस में। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मुझे लगे कि चैप्टर से थोड़े अलग हैं, जो हम अलग से ही डाल के देते हैं ताकि आप एक बार रीड आउट कर लें और आपके दिमाग में वो रह जाएंगे कहीं ना कहीं। टर्म एटम किसने दिया था, ओसवाल्ड ने दिया था। टर्म मॉलिक्यूल किसने दिया था, एवोगैड्रो ने दिया था। ओके, दूसरी चीज़, एलिमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। रॉबर्ट बॉयल का नाम अभी आप आगे थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे आप सुनेंगे रॉबर्ट बॉयल, हु वाज बॉयल। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ गैसियस एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, रिमेंबर, उसे ही हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। हाइड्रोजन 2 एटम्स होते हैं तो ये क्या है, डाई एटॉमिक। हीलियम में एक ही होता है तो ये क्या है, मोनो एटॉमिक, इसे ही हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। इसके बाद एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास दे हैव नो यूनिट्स। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ग्राम, किलोग्राम, कुछ भी नहीं। एटॉमिक मास हमेशा यूनिट लेस होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। इसके बाद आज का लास्ट पार्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, अपनी बुक पब्लिश की थी उन्होंने, न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। उसमें उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे जो बाद में एटॉमिक थ्योरी के नाम से कंपाइल किया गया, उसे ही हम बोलते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। तो क्या कहती है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, आइए देखते हैं। मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। जितना भी मैटर है सब किससे मिलके बना है, एटम्स से, और एटम्स इनडिविजिबल होते हैं। एटम्स को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, हिंदी में अणु, अणु को और तोड़ा नहीं जा सकता। तो मैटर किसके बने होते हैं, इनडिविजिबल एटम्स के। उसके बाद ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। एक एलिमेंट है सल्फर, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, या हाइड्रोजन,
इसमें जो दो एलिमेंट्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? बिल्कुल एक जैसी होंगी, आइडेंटिकल मास होंगी। लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सल्फर का एटम और हाइड्रोजन का एटम, आपस में इनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी? एक जैसी नहीं होंगी। तो एक एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होती हैं और वो दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या होती हैं? बिल्कुल अलग होती हैं। तीसरा स्टेटमेंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। कंपाउंड्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फिक्स रेशियो। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसका स्टेटमेंट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट। और लास्ट में डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने में जो सबसे ज़्यादा मदद की थी वो किसने की थी? हमारी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में। तो ये था हमारा आज का पार्ट 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने कवर किए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। थैंक यू।